हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग कि जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसमें सब्जेक्ट की बात कर लीजिए तो हिंदी पैडागोगी के बारे में बात होगी। क्लास जो है ये 4 है। इसके पहले 3 क्लासेस और भी अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वो सारी वीडियोस कैसे लगी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर से है और प्रैक्टिस सेट से भी संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि व्याख्या करते समय या वर्णन करते समय, एक्सप्लेन करते समय जो है कि जो पेडागॉजी सेशन होता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है और आज के क्वेश्चंस में कितना आपका स्कोर रहता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? व्याख्यात्मक, आप समझ रहे हैं व्याख्या का मतलब जहाँ पे पूरी तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाए वो व्याख्या हो जाएगी। अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण, वृत्तांत, प्रतिपादन या वर्णन। तो देखिए, जो विवरण है, विवरण विवरण मतलब वो होता है जहाँ पे एक एक पॉइंट करके उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है और पूरा विस्तृत तरीके की लिखा जाता है कि अगर विवरण आप पढ़ लेते हैं तो उसके जो मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी का सार क्या है, वो आपको व्याख्यात्मक तरीके से पता चल जाएगा। पूरी तरह से कहानी आपको पता चली जाएगी। ठीक है, तो व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक जो है विवरण को ही कहेंगे। आगे देखते हैं कि लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है, यानी कि जो लिखने में प्रॉब्लम हो उसमें उसे क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्कैल्कुलिया गणन संबंधी यानी कि गणितीय अक्षमता से होती है तो वो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हस्तलेखन यानी कि लेखन की योग्यता में कमी पूछा जा रहा है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ग्राफ मतलब लिखना यानी डिस्ग्राफिया। ठीक है, आगे है शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। क्या करती है? अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उनके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बहुत टफ है नहीं, आसान से प्रश्न है। देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना सीखना, विराम चिन्हों का ध्यान देना, शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग्य बनाना। देखिए, वाचन यहाँ पर्ची पर लेखन किया जा रहा है तो ये सुधार, वाचन सुधार की तो बात नहीं हो रही है, साफ सी बात है। यहाँ पे सही वाक्य विन्यास, अगर बच्चा उस शब्द का उच्चारण सही तरीके से कर ले रहा है तो वो पर्ची जो है सही पर्ची से जोड़ेगा। ठीक है, सही पर्ची से जोड़ेगा तो वही बात कही जा रही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। क्या कहता है? कि एक अनुच्छेद का अर्थ पूरी तरह से उस अनुच्छेद का अर्थ समझ में आ जाए उसके लिए एक रिकॉर्डिंग जो है सुनने के लिए कहता है। इसे क्या कहेंगे? अवबोधन कार्य, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। सरसरी तौर से श्रवण कार्य हो जाता वो जब हम नॉर्मली सुन रहे हैं, बस एक ही चीज़ पे हमें फोकस करना है। वो चीज़ जब आ जाएगी, वो वाक्य जब आ जाएगा, वो जो भी चीज़ है आ जाएगी तो उसे हम ध्यान से बहुत सुनेंगे तो वो सरसरी तौर से श्रवण वाक्य हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बात करी जाए कि अनुच्छेद के संपूर्ण अर्थ को ग्रहण करना है, यानी कि फिर से उसको किसी के सामने विस्तृत रूप से आप उसको समझा सके उसके लिए, तो उसके लिए आपको भाव जानना जरूरी है। अर्थ या भाव ग्रहण करना, वही बात, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि जो भी पठन सामग्री है उसको आप सुन रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर उस पठन सामग्री को पुनः लिख रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? श्रुतलेख। सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मिति,
कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग। यहाँ से पे दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग देखिए हो नहीं रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन पूरी तरह से चौथा गलत है। 3 ऑप्शन बचे। दूसरे ऑप्शन श्रुतलेख के बाद सुनकर लिखना श्रुतलेख हो जाएगा, तो यहाँ सुनकर लिखा नहीं जा रहा है। सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है कि पठन सामग्री को सुनना है, फिर टिप्पणी लिखना है, फिर उस पठन सामग्री को फिर से दोहराना है, ये बात कही जा रही है। तो जो कि दूसरा ऑप्शन की पुनः निर्मित करना, पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना यानी कि दोहराना, रिवाइज करना जो आप कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिना कहे सुने सही हो जाएगा। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता, अर्जुन नहीं अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, या कथन किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की, ब्रूनर। तो देखिए वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतरक्रिया से बहुत बढ़िया से सीखते हैं, ठीक है। पियाजे जी कहते हैं कि भाषा जो है वो विचार से पहले है, ठीक है। चॉम्स्की जी कहते हैं कि जो भाषा सीखने का यंत्र है वो बचपन से हमारे अंदर होता है, नहीं बचपन से ही, जन्म से ही जो है बच्चे के अंदर होता है, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो भाषा को आकर्षित कर लेती है या सीख लेती है, ये बात चॉम्स्की जी कहते हैं। छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वो एक डिवाइस के, एक यंत्र की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा यंत्र, एक ऐसा यंत्र है जो जन्म से हम उसके साथ जन्म लेते हैं और जन्म से ही हमारे साथ होता है और हम भाषा को आसानी से सीख लेते हैं, जो हमारे पर्यावरण में होता है, ये बात चॉम्स्की जी कहते हैं और तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। और किस डिवाइस की बात ये करते हैं, उस डिवाइस का नाम अगर आपको पता है, उस यंत्र का नाम अगर पता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करके बताएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? समाज भाषा विज्ञान यानी समाज में बोली जाने वाली जो भाषा के बारे में बताता है तो समाज भाषा विज्ञान हो जाएगा। तो नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। सत्तात्मक कारकों मतलब समझ रहे हैं कि पूरी तरह से जो बन चुका है, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, सत्तात्मक कारक जो कि पॉजिटिव नहीं है। सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। देखिए जो बात है क्वेश्चन की, तो समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है ये, तो पहला तो सही है कि सत्तात्मक कारक है, जिस भी आप एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे वो भाषा आप बोलेंगे। सामाजिक जो आपका एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, उस आर्थिक जो है, राजनीतिक जो है, जिस भी एरिया में आप हैं वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा आप जान लेंगे, ये सही है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में वहाँ पे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इसमें ये भी सही है। लेकिन बोलचाल के भाषा में ध्वनियों का अध्ययन नहीं होता, ये व्याकरण नहीं है, ध्वनियों का अध्ययन नहीं होता है, या निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कथन है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि देखिए अगर कथन अ के बारे में आप बात करेंगे 8 के, तो कहा जा रहा है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। वो जो भी अपने एनवायरनमेंट से सीख के आते हैं, वो सही बात है कि वो उसका अच्छे तरीके से उपयोग करना जानते हैं और क्या कहना है वो ये भी जानते हैं। तर्क कह रहा है कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ है। तो ये बात सही है कि जो भाषा है वो संस्कृति विविधता, हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनकी क्षमताओं के प्रदर्शन के कारण भी लोग सीखने में भाषा को असमर्थ हैं। लेकिन बात तो दोनों सही है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं खा रहे हैं। दोनों बात सही है, लेकिन अ ब की व्याख्या नहीं कर रहा है, अ ब से सम्मिलित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो अ और ब सही है तथा अ ब की सही व्याख्या करता है, ये नहीं होगा, सही हो जाएगा। अ और ब सही है, लेकिन अ ब की सही व्याख्या नहीं करता है, यही बात है। ये दोनों अ और ब जो वाक्य हैं ये एक दूसरे से संबंधित नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को व्याख्यात्मक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता। देखिए भाषा कौशल, भाषा को सिखाने,
लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए कौन से ऐसे शिक्षण शैली होगी जो आप यूज कर सकते हैं। कविता वाचन यानी कविता बोलकर, कविता कह के बच्चों को सिखाना, कक्षा में नाटक करना, प्रत्यक्ष रूप से बताना, और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी पॉजिटिव है। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी पॉजिटिव है। सबसे बढ़िया क्या होगा ये हमें चूज करना है। तो देखिए, कक्षा में अगर नाटक किया जाएगा तो बच्चों को जो है, जो एक तो प्रत्यक्ष होगा, जो भी सामने होगा प्रत्यक्ष अनुभव होगा बच्चे को। जो त्रुटियां होंगी या बच्चे को, अब नाटक होगा तो बच्चे में एक उत्सुकता भी होगी, रुचिकर होंगे बच्चे कि हाँ ये खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा कौशल के शिक्षण के लिए। ठीक है, अगला है रचनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। रचनात्मक लेखन, लिखना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपनी बात को इस तरह से लिखा जाए कि सामने वाला प्रभावित हो उससे। ठीक है, तो उस प्रकार का अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं। औपचारिक लेखन से, अनौपचारिक लेखन से, प्रतिवेदन लेखन से, निबंध लेखन से। निबंध लेखन में पूरी तरह से जो हेडिंग्स होती हैं वो पूरी तरह से सेटल्ड होती हैं, स्थिर होती हैं कि इस हेडिंग में यही चीज़ें लिखनी है। ठीक है, देखिए औपचारिक की बात कर लीजिए। औपचारिक लेखन में आपको पूरी तरह से नियम कानून फॉलो करने होंगे, ये बात रही। लेकिन अगर आप अनौपचारिक लेखन जब करते हैं तो आप अपने तरीके से लिखेंगे, अपनी बात को अपने अपने तरीके से, अपने ढंग से दूसरों के सामने जो है पेश करने का आपको मौका मिलेगा। तो आप अनौपचारिक जब लेखन करेंगे तो उसमें क्रिएटिविटी होगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रचनात्मक लेखन के लिए आप ज़्यादा नियम कानून को फॉलो नहीं करिए, जो आप जानते हैं, जिस प्रकार से जानते हैं, जिस तरीके से जानते हैं उसको व्याख्या करिए। वो रचनात्मक लेखन का एक विकास में सबसे बड़ा योगदान होगा अनौपचारिक लेखन का। आगे देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है अवधी, नागपुरी, बोडो और राजस्थानी। तो आप जानते हैं 11 का जो सही आंसर होगा वो आप जानते हैं कि अनुसूची में जो शामिल है वो बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो है 4 है। तो तीसरा हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सभी लोगों ने रटा होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा, अंग्रेजी। तो वो जो अनुदेशन यानी कि भाषा को सिखाने का माध्यम जो है एनसीएफ 2005 की बात कर ली जाए तो वो मातृभाषा को चाहता है। वो ये कहते हैं कि मातृभाषा, अगर मातृभाषा में पढ़ाया जाए बच्चे को, जिस जो भाषा बच्चा बोलता है उसमें अगर कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो बच्चा अच्छा सीखेगा। सही बात है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। ये व्याकरण पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि का यूज करेंगे ताकि 1 से लेके 5 तक जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो अच्छा सीख पाएँ। लेक्चर, तो आप जानते हैं लेक्चर देने से बच्चा क्या बोर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, आगमन विधि, निर्देश विधि, वार्तालाप विधि। तो देखिए व्याकरण सिखाया जा रहा है, सिर्फ वार्तालाप से चीज़ों को सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ नियम बताने से सिखाया नहीं जा सकता। आगमन विधि, विधि और निगमन विधि आप जानते होंगे। आगमन विधि इस एक तरीके से इस तरह देख लिए, अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, औपचारिक इसमें जिसमें नियम कानून का फॉलो करना पड़ता है, अनौपचारिक जिसमें नियम कानून का फॉलो नहीं करना पड़ता है। उसी तरह निगमनात्मक और आगमन विधि होती है। आगमन विधि में पहले हम उदाहरण दे के तब नियम बताते हैं, निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं तब उदाहरण बताते हैं। तो आगमन विधि को बेस्ट माना जाता है, जो कि सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। पहले उदाहरण देकर बच्चों को नियम समझाएं। ठीक है, चौमस्की के अनुसार भाषा के, कहाँ गया क्वेश्चन, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य अनुक्रिया, अंतर्जात। तो देखिए चौमस्की जी कहते हैं कि हम जो है बचपन से ही जब भी जन्म लेते हैं तब से हमें भाषा सीखने का एक अनुभव होता है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ठीक है, यानी कि जन्म से ही जो हमें अनुभव मिलता है वो चौमस्की जी कहते हैं कि भाषा अर्जन का हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हम आसानी से सीख लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी इंद्रियां उसके लिए तत्पर होती हैं सीखने के लिए।
यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जो अपनी भाषा में वो प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? विद्यार्थियों से संप्रेषण के दौरान प्रयोग करने योग्य शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सूची बनाने के लिए कहें। ठीक है, यानी कि जो बच्चा शब्द बोल रहा है उसकी पर्यायवाची भी लिखवाई जाए और उसके विलोम शब्द भी लिखवाए जाए, ताकि बच्चा जो है और उसकी शब्दावली बढ़ा सके। ठीक, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए बच्चा जल बोल रहा है तो उसकी पर्यायवाची अगर वो लिखता है तो सिर्फ एक ही शब्द को तो वो बोलना सीखेगा। ठीक है, विद्यार्थी को अधिक किताबें पढ़ने और उनमें से शब्दों को लिखने के लिए कहें। विद्यार्थियों को दिन में 2 या 3 बार पाठ को सस्वर पढ़ने के लिए कहें। विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें, मतलब ग्रुप डिस्कशन। अब आप जानते हैं कि पैडागॉजी में ग्रुप डिस्कशन का क्या मायने है, बहुत ही पॉजिटिव सेंस में ग्रुप डिस्कशन को लिया जाता है। कहें वो उन्हें संप्रेषण में प्रयुक्त शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दे, यानी कि जो शब्द है उससे वाक्य प्रयोग किया जाए या उसकी जगह पे कोई उसी शब्द को किस तरह से बोला जा सकता है वो बात। तो सबसे परफेक्ट जो है वो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। पहला ऑप्शन भी बढ़िया था लेकिन सबसे बेस्ट जो है चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि अपने जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजत व्याकरण के ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? ये बात सही है कि हर एक भाषा को सीखने का अगर व्याकरणिक तौर से देखा जाए तो वो टफ है, कठिन है सीखना, लेकिन अगर हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। ये किसने कहा है? स्टीफन क्रेशन, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे ने। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चॉम्स्की जी ने ही कहा है। उन्होंने कहा है कि जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरण के ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। ये बात चॉम्स्की जी कहते हैं। आगे चलते हैं। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? यानी कि परिवार में जब बच्चा पहली बार बोलेगा तो वो कौन सी भाषा बोलेगा, उस भाषा को क्या कहेंगे? जो भी भाषा बोलेगा उस भाषा को क्या कहेंगे? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या विदेशी भाषा? देखिए यहाँ पे हम क्षेत्रीय भाषा या प्रथम भाषा में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम भाषा कहेंगे। कौन सी भाषा कहेंगे? प्रथम भाषा, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा बाद में जानेगा। क्षेत्रीय भाषा का मतलब अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा होगी क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी, क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन वो बच्चे की क्या होगी? प्रथम भाषा होगी, जो कि आपको याद रखना है। जो बच्चा अपने परिवार में लोगों को अनुकरण करके, लोगों की कॉपी करके, लोगों के सिखाने के द्वारा, लोगों को देखकर जो बोलेगा, सुनकर जो बोलेगा। ट्रॉमा है कि जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उसे उस समय चल रहे गतिविधि में शामिल है। वह किस तरह के भाषण में शामिल है? सामाजिक भाषण में। खुद से बात कर रहा है पहली बात तो बच्चा। दूसरा, जो व्यक्ति उससे खुश है, यानी कि छोटे बच्चों को अगर आप बुलाते हैं तो अगर आप हंस रहे हैं तो बच्चों को लगेगा कि हाँ ये हंस रहे हैं, तो बच्चा हंस के अपनी बात को कहता है, चहक चहक के वो बात। तो सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्म केंद्रित भाषण में या व्यक्तिगत भाषण में? देखिए निजी भाषण इसको वाइगोत्स्की जी कहेंगे, आत्म केंद्रित भाषण इसको पियाजे जी कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर, अपने आप से बच्चा बात कर रहा है, निजी भाषण हम रखेंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो है एक व्यक्ति को साथ में जोड़ दिया गया है, सामाजिक तौर पर जोड़ दिया गया है। तो सामाजिक अंतर्क्रिया की जहाँ बात होगी वहाँ वाइगोत्स्की जी सही हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? जब बच्चा दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तब बच्चा अच्छी भाषा का प्रयोग कर पाएगा सीख के। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान प्रश्न है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? भाषा की गहन संरचना, रचनांतरण, व्याकरण, अर्जन उपकरण, बच्चों के वातावरण की मुख्य भूमिका। निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बच्चों के वातावरण की मुख्य भूमिका। इसको जो है वो चॉम्स्की जी नहीं मानते, इसको जो है वाइगोत्स्की पियाजे मानते हैं, लेकिन वातावरण की मुख्य भूमिका को चॉम्स्की मुख्य भूमिका नहीं मानते। भूमिका मानते हैं लेकिन मुख्य नहीं, मेन सोर्स नहीं कहते हैं इसको। वो कहते हैं कि भाषा का
अर्जन करने का एक उपकरण होता है, यंत्र होता है हमारे अंदर जन्म से ही, जिससे हम भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 20 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे 20 प्रश्न, और आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।